हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप यानी डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए हम लोगों ने बायोलॉजी का 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज चलाया है, जो कि काफ़ी बेहतर तरीके से चल रहा है। और आज हम लोग लेक्चर नंबर 29 करने वाले हैं। और आज इस लेक्चर नंबर 29 में हम लोग मानव शरीर क्रिया विज्ञान यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट 3 कंप्लीट करने वाले हैं। आपके एग्जाम में ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 से 7 क्वेश्चन का वेटेज रखता है, इसलिए आपको पढ़ना चाहिए। और आज के इस लेक्चर में हम लोग पाचन तंत्र से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जैसे बाइल और लीवर के बारे में, वो मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद ब्लड और ह्यूमन हार्ट पे मेनली फोकस किया है। ठीक है, तो आज के वीडियो का लाइक टारगेट है 125। फटाफट आप लोग वीडियो का लाइक टारगेट कंप्लीट कीजिए। जस्ट कंप्लीट होने के कुछ देर बाद पार्ट 4 अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दबा के वीडियो को शेयर कीजिए। और उदित एकेडमी नाम से टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहां पे आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ नोट्स मिल सके, और साथ ही साथ जो भी नोटिफिकेशन होता है एग्जाम शेड्यूल से रिलेटेड, वो इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। ठीक है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है बाइल। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगा क्या कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा बनाया जाता है। देखिए, पित्त आपने तो जरूर सुना होगा। पित्त होता है जो कि बाइल कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? बाइल कहते हैं। पित्त को क्या कहते हैं? बाइल कहा जाता है। ठीक है, ये जो ड्रॉप दिख रहा है, एक ड्रॉप, वो क्या है? बाइल है, जिसको हम लोग पित्त कहते हैं। तो वो किसके द्वारा बनाया जाता है, ये चीज आपको समझना है। ठीक है, तो देखिए, बाइल बनाया जाता है किसके द्वारा? यकृत के द्वारा, यानी लीवर के द्वारा। जो कि ये रेड कलर का, पिंक कलर का दिख रहा है ना, यही लीवर है। तो ये लीवर के द्वारा क्या बनाया जाता है? बाइल। तो मेड इन लीवर, देखिए आपको दिख रहा होगा कि बाइल जो है वो क्या है? मेड इन लीवर, बनता लीवर में है, लेकिन स्टोर कहां होता है, जमा कहां होता है? तो स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। ठीक है, अब गॉल ब्लैडर क्या है? तो ये जो हरे वाला थैली टाइप का संरचना दिख रहा होगा, इसको हम लोग गॉल ब्लैडर कहते हैं, और हिंदी में पित्ताशय कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? पित्ताशय कहते हैं। और इसी पित्ताशय में वो क्या होता है? बाइल जो बनता है, यानी पित्त बनता है, तो वो इसी पित्ताशय में जाके जमा होता है। ठीक है, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? कि ये जो बाइल है, वो बाइल बनता किस में है? लीवर यानी यकृत में, और स्टोर कहां होता है? गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय में। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। बनता लीवर में है, और बनने के बाद जो ये नली है, इस नली के द्वारा वो इसमें जाकर के जमा हो जाता है। ठीक है, तो बनता यकृत में है, जमा होता है पित्ताशय में यानी गॉल ब्लैडर में। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आपको मेन कॉन्सेप्ट ये याद रखना है, मैं इरेज कर दूं ताकि आपको स्लाइड पढ़ने में आसानी हो पीडीएफ के थ्रू से। ठीक है, अब ये हेल्प किस चीज में, क्या काम करता है बाइल, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन मेनली जो ये मदद करता है, वो फैट यानी वसा है ना, वसा को हम लोग इंग्लिश में फैट करते हैं, और वही फैट का इमल्सिफिकेशन करने में मदद करता है। क्या चीज करने में? इमल्सिफिकेशन। यदि आपको छोटा सा लिखा हुआ दिख रहा होगा कि इमल्सिफाइज एंड सोल्यूबलाइजेज, इसका मतलब हुआ कि ये जो फैट मॉलिक्यूल यानी वसा का अणु है, उसको, जैसे ये वसा का अणु है, इसको छोटा छोटा टुकड़ा में एकदम तोड़ देता है, एकदम छोटा छोटा टुकड़ा में उसको एकदम सोल्यूबलाइज कर देता है, ताकि वो किसी भी चीज में घुल सके और वो एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है, तो ये जो बाइल का काम है, वो मेनली वसा के पाचन में करता है। वसा का पाचन कैसे करता है? तो उसको इमल्सिफाई करके। इमल्सिफाई क्या होता है? वसा का एक छोटे छोटे टुकड़े में बदल देना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन कहते हैं। और इमल्सिफिकेशन का हिंदी में बोलते हैं पायसीकरण, जो कि क्वेश्चन है वो आगे दिख जाएगा। ठीक है, और इसका कंपोजिशन क्या है, ये बाइल में होता क्या है मेनली? तो आपको एक चीज याद रखना है कि इसमें जो पिगमेंट होता है वो कौन सा है? बिलीरुबिन। इसी कारण से इसका रंग आता है, यही बिलीरुबिन के कारण बाइल का रंग आता है। ठीक है, कोई भी पिगमेंट क्या काम करता है? रंग देने का काम करता है। तो बाइल में जो पिगमेंट पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है, वो कौन सा है? बिलीरुबिन वर्णक। ठीक है, तो आपको क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है? अब इतना देर समझ लिए ना, आपको क्वेश्चन क्या आएगा मैं डायरेक्ट बता देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा वो रट लीजिए आप। जो ये बाइल है, वो बाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? पित्त कहते हैं। क्या कहते हैं? पित्त कहते हैं। बनता कहाँ है? लीवर में। स्टोर कहाँ होता है? बनता कहाँ है? लीवर यानी यकृत में। स्टोर कहाँ होता है, जमा कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय में। काम क्या है? मदद किस में करता है? हेल्प किस में करता है? तो इमल्सिफिकेशन करता है। किस चीज का?
फैट का यानी वसा का पायसीकरण करता है यानी इमल्सिफिकेशन करता है, यानी वसा के बड़े अणु को छोटे छोटे अणुओं में बदलता है। और इसका जो पिगमेंट है वो कौन सा है, वो बिलिरुबिन है, यानी जो वर्णक पाया जाता है वो बिलिरुबिन पाया जाता है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड देखिए आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, वो कौन सा क्वेश्चन था वो बाद में बताऊंगा मैं, ये पहले एक क्वेश्चन करा देता हूं। पित्त निम्न में से किसके द्वारा बनाया जाता है, तो भैया यकृत के द्वारा बनाया जाता है। यकृत यानी इंग्लिश में बोले तो लीवर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्त जमा होता है। देखिए यहाँ पे एकदम स्लाइड थोड़ा बड़ा करके मैंने दिखाया, तो आप लोग पीडीएफ के थ्रू इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। पित्त जमा होता है, जमा होना यानी स्टोर होना, कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में होता है। तो गॉल ब्लैडर को हिंदी में क्या कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं। क्या कहते हैं, पित्ताशय। तो पित्त जो जमा होता है वो कहाँ होता है, पित्ताशय में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्त यानी बाइल का मुख्य कार्य क्या है। मैंने बताया था ना, वसा का पायसीकरण यानी इमल्सिफिकेशन करना। क्या करना, वसा का इमल्सिफिकेशन करना। तीसरे नंबर ऑप्शन में क्या है, वसा का पायसीकरण यानी इमल्सिफिकेशन करना, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इमल्सिफाइज फैट्स। फैट यानी वसा का इमल्सिफिकेशन करना पित्त का मुख्य कार्य होता है। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि पित्त का मुख्य कार्य क्या है, तो मुख्य कार्य है वसा का इमल्सिफिकेशन करना, पायसीकरण करना। आपसे सीधा सीधी सवाल ये हो सकता है कि पायसीकरण क्या है, तो पायसीकरण मेथड में क्या होता है, वसा के बड़े अणु को तोड़ तोड़ के छोटे टुकड़े में बदला जाता है। ठीक है, और इसमें कौन सा पिगमेंट यानी वर्णक पाया जाता है, तो बिलिरुबिन वर्णक पाया जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग रक्त, यही कॉन्सेप्ट आपका बचा हुआ था पाचन तंत्र से। अब हम लोग बात करते हैं मतलब ब्लड से रिलेटेड का कॉन्सेप्ट को। ठीक है, इस वीडियो में सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। रक्त जो जैसे ये आपको फिगर में दिख रहा होगा कि हृदय से रक्त इधर से इधर, इधर से, मतलब जो भी जा रहा है रक्त, वो रक्त का, एक सेकेंड ये फ्लो मैंने गलत बना दिया, इस फ्लो को समझाने में अच्छा टाइम लगेगा, लेकिन आप इतना तो जरूर समझते होंगे कि ये जो हृदय है ये हमारा रक्त को फ्लो कराने में मदद करता है। जैसे कि हार्ट क्या होता है, बीट होता है, हार्ट दिल धड़कता है, धड़कने से क्या होता है, खून फ्लो करता है, उसका पेस बना रहता है, खून एक मतलब सही फ्लो में बहता रहता है, तो उसी को हम लोग रक्त परिसंचरण कहते हैं। तो सबसे पहले जो रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था कि आखिर रक्त परिसंचरण का रूट क्या है, किस तरीके से वो कहां से कहां जाता है, तो विलियम हार्वे साहब थे। इनका पूरा नाम क्या था, विलियम हार्वे, जो कि फिगर में दिख रहा होगा। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था, विलियम हार्वे साहब ने किया था। फिर एक क्वेश्चन आएगा लैंड स्टीनर से। लैंड स्टीनर ने क्या किया था, रक्त ग्रुप, ब्लड ग्रुप जो आता है ए बी ओ, यानी ए ब्लड ग्रुप या बी या फिर ओ ए बी, जो भी ब्लड ग्रुप, ये 4 टाइप का ब्लड ग्रुप होता है, उस ब्लड ग्रुप का खोज ए बी ओ, इस तीनों ब्लड ग्रुप का खोज, मतलब ए बी ओ से जो 4 ब्लड ग्रुप बनता है ना, जैसे कि ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ, यही 4 ब्लड ग्रुप होता है। ये चारों ब्लड ग्रुप का जो खोज मेनली किया था वो किसने किया था, तो सर्वप्रथम जो किया था वो लैंड स्टीनर ने किया था। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है, मैं क्लियर बता देता हूं, एक बार मैं फिर से इसको करता हूं बढ़िया से क्लियर। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज विलियम हार्वे साहब ने किया था, लेकिन लैंड स्टीनर ने क्या किया था, लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह का खोज किया था। वो कौन सा था, तो ए बी ओ ब्लड ग्रुप, ए बी ओ से रिलेटेड जितने भी ब्लड ग्रुप है उनका खोज किसने किया था, लैंड स्टीनर ने किया था। ठीक है, मेरे ख्याल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं, और वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लीजिए, उसके बाद एक प्यारा सा कॉमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मैं भी मोटिवेट होता हूँ कि नहीं मेरा काम आप लोगों को अच्छा लग रहा है, मैं इतना मेहनत करता हूँ तो उसका फल मिलता है ना, तो फिर और मजा आता है। ठीक है, मेरे को आप लोगों से बस यही चाहिए कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करो और शेयर कर दिया करो, ताकि मैक्सिमम लोगों तक मेरा वीडियो पहुंच सके। ठीक है, पेस मेकर क्या होता है, पेस मेकर का संबंध किससे है। देखिए जो पेस मेकर है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि पेस मेकर है, वो पेस मेकर किससे संबंध है, तो भैया ये हृदय से संबंध रखता है। और पेस मेकर के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये तो उतना क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन एक फीलिंग के लिए आप समझ लो कि ये जो पेस मेकर होता है वो सर्जिकली लगाया जाता है, यानी सर्जरी के थ्रू लगाया जाता है, जिसका दिल यानी समझ लीजिए कि हार्ट बीट यानी दिल का धड़कन रुक गया है या फिर बहुत स्लो हो गया है, जहाँ की 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कना चाहिए दिल, वहाँ नहीं
नहीं धड़क पा रहा है, वो 50-40 हो रहा है, तो जिस कारण से उसमें क्या होगा, ह्यूमन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो उसमें क्या किया जाता है, दिल के धड़कन को मेंटेन करने के लिए, हृदय के धड़कन को मेंटेन करने के लिए पेस मेकर सर्जरी के द्वारा लगाया जाता है। ये नेचुरली बॉडी में नहीं पाया जाता है, इसको बाहर से सर्जरी के थ्रू लगाया जाता है पेस मेकर, ताकि वो हृदय के धड़कन को कंट्रोल कर सके, हृदय के धड़कन को बढ़ा सके, एक तरीके से माने तो। ठीक है, तो पेस मेकर का संबंध किससे है, तो भैया हृदय से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पेस मेकर से रिलेटेड। पेस मेकर का कार्य क्या है, पेस मेकर का कार्य हृदय की धड़कन का नियमन करना। क्या करना, हृदय के धड़कन का नियमन, यानी हृदय के धड़कन को कंट्रोल करना। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया है, मित्र नहीं होगा, मूत्र होगा। क्या होगा, मूत्र बनाने का नियमन, तो जी नहीं, ये सब नहीं होता है, हृदय के धड़कन का नियमन करना ही पेस मेकर का काम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी दीवार पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं। देखिए ब्लड प्रेशर आपने सुना होगा कि ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80, ये तो आपको पता होगा नॉर्मली कितना होता है, 120/80। तो ये जो ब्लड प्रेशर है वो आखिर किस चीज़ का लिए मापा जाता है, तो आपको पता होगा कि ब्लड जो बहता है वो दो तरीके के नली में बहता है। एक जो रेड कलर का होता है, जो शुद्ध रक्त प्रवाहित करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्टरी, हिंदी में धमनी कहते हैं। और जो अशुद्ध रक्त प्रवाहित करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीरा, इंग्लिश में वेन कहते हैं। तो ये जो आर्टरी और वेन है, ये धमनी और सीरा हिंदी में बोले तो आखिर दो तरीके का नली है हमारे ब्लड को फ्लो कराने के लिए। हमारे रक्त के लिए जो नली है वो दो तरीके का है, एक है धमनी और सीरा। तो आखिर जो रक्त है, रक्त दाब कैसे मापा जाता है, जैसे कोई भी नली है तो उसके सरफेस पे जो आपको एरो दिख रहा होगा, इस तरीके से एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है, उसी प्रेशर को हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपको ये समझना है। क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि जो ब्लड प्रेशर है वो किसके दीवार पर मारा जाता है धक्का, किसके दीवार के धक्का को गिना जाता है, धमनी या फिर सीरा, यानी आर्टरी या फिर वेन। दो तरीके का पाइप होता है, आर्टरी और वेन। तो आपको याद रखना है कि आर्टरी यानी धमनी, क्या, धमनी के दीवार पे लगे हुए प्रेशर को ही ब्लड प्रेशर कहा जाता है, रक्तदाब कहा जाता है। समझ में आया। निम्नलिखित में से किनकी दीवार पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं, तो वो हो जाएगा आंसर धमनी। क्या हो जाएगा, धमनी के दीवार पे जो रक्त द्वारा प्रेशर लगाया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रक्तदाब कहते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्लड का प्रेशर सीरा पे नहीं लगता है, सीरा पे भी लगता है, सीरा वाले नली पे भी लगता है, लेकिन उसको हम लोग काउंट नहीं करते। हम लोग मेनली काउंट किसको करते हैं, धमनी पे, जो कि शुद्ध रक्त को प्रवाहित करती है, हृदय से हमारे शरीर के कई और भी अंग तक खून को पहुंचाती है। कौन, धमनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त दाब मापक यंत्र है, वही जो ब्लड प्रेशर है वो किससे मापा जाता है। तो ये आपने जरूर देखा होगा कि हाथ में एक बैंड लगा दिया जाता है और फिर इससे ब्लड में मतलब प्रेशर मापा जाता है। तो वो उसका जो मीटर मतलब जो मापक यंत्र है किससे मापा जाता है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर, इसको क्या कहते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर से ही ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लब डब आवाज निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है। आपको मैं बता दूं कि थोड़ा सा आपको बता दूं कि दिल की आवाज यानी हृदय की आवाज, आपके किताबी भाषा में दिल तो कहीं नहीं लिखा रहता है, लेकिन मैं पढ़ाने टाइम दिल वर्ड यूज इसलिए करता हूं क्योंकि ये थोड़ा फेमिलियर वर्ड है, इससे आपको लगाव है, होता है ना, दिल वाली बात, दिल वाला मैटर ही कुछ अलग होता है ना, तो जिससे कि लोगों को मन लगता है पढ़ने में। मैं तो ऐसे ही पढ़ता हूँ भाई, लेकिन हाँ इतना ध्यान रखना है कि किताबी भाषा में हृदय बोला जाता है, इंग्लिश में हार्ट बोला जाता है। ठीक है, तो लब डब साउंड जो आवाज आता है वो दिल की जो आवाज होती है वो कैसी होती है, लब डब। शायद आपको पहली बार आज पता चल रहा होगा कि दिल का आवाज जो आता है वो आपको नॉर्मली नहीं सुनाई देगा, इसके लिए स्टेथोस्कोप लगाना पड़ता है। तो दिल का जो आवाज आता है वो कैसा आता है, लब डब, इस तरीके का आवाज आता है। तो ये जो लब डब आवाज है किस अंग से संबंधित है, हृदय से। देखिए लब कब आवाज आएगा ये आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, डब किस कब आएगा वो भी नहीं पूछना चाहिए, मेनली आपको यही पूछेगा
लब डब, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा, अगर पूछ ले लब डब लब कब आता है, जब खून ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा होता है तो क्या होता है, लब आवाज आता है। जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा होगा कि खून जब ऊपर से नीचे की ओर एरो दिख रहा है तो वो क्या होता है, जब खून नीचे की ओर आ रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लब आवाज। लेकिन जब खून ऊपर चढ़ रहा है तो उसको हम लोग डब आवाज कहते हैं। ठीक है, तो आपको जो नीचे गिरेगा तो लब, ऊपर जाएगा तो डब। ठीक है, तो आपको जो लब डब आवाज है वो किस अंग से संबंधित है, तो भैया हृदय से। इतना याद रह जाएगा, काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। एक बार हृदय को धड़कने के लिए, धड़कना मतलब समझ रहे हैं ना, दिल की धड़कन को आप लोगों ने महसूस किया होगा कि अपने सीने पर एक हाथ रखिए और इत्मीनान से फील कीजिए कि आपका एकदम शांत रख के तो दिल धड़कता है। तो दिल धड़कने के लिए जो होता है कितना समय लगता है, एक बार दिल धड़कने के लिए 0.8 सेकेंड लगता है। आपको अगर कैलकुलेट करना है तो ऐसे कर सकते हैं कि 1 मिनट में लगभग 72 बार दिल धड़कता है, तो उसको 72 को 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 72 को 60 से भाग दीजिए, मान मिला जुला के आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस तरीके से, लेकिन आपको एग्जाम में ये कैलकुलेट नहीं करने बैठना है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, कि एक बार हृदय को धड़कने में कितना लगता है समय, 0.8 सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन है। हृदय स्पंदन वही होता है, हृदय का जो धड़कन है, स्पंदन है, हृदय जो स्पंद करता है यानी धड़कता है, वो 1 मिनट में लगभग कितनी बार, तो भैया 72 बार। ठीक है, और एक बार धड़कने में 0.8 सेकेंड समय लेता है। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टॉपिक से रिलेटेड जितने टाइप के क्वेश्चन बन सके और जो भी आपके एग्जाम में आया हुआ है मैं सभी तरीके के क्वेश्चन को आपको करवाता हूँ। अब देखिए आपका नसीब अच्छा होना चाहिए और हमारा भी नसीब कि मेरा पढ़ाया आपके एग्जाम में आ जाए, और आएगा यदि आप मेरे एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनेंगे और जो मैं डायग्राम यूज करता हूं उससे जो क्वेश्चन बनेंगे भैया भर भर के क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि एक डायग्राम से मैं लगभग 5 से 6 क्वेश्चन क्लियर कर देता हूं। जैसे वो जो लीवर वाला डायग्राम है, वो जो लीवर वाला सबसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, इससे देखिए कितना क्वेश्चन बन रहा है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि जो मैं क्वेश्चन लिखा हूँ वही क्वेश्चन आएगा, हो सके उस डायग्राम से भी क्वेश्चन आ जाए, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मनुष्य में जो प्रति मिनट स्पंदन होता है वो कितने बार, 72 बार। और ऑल इज वेल, कुछ जो भी होगा अच्छा होगा, बस पढ़ते रहिए, बायोलॉजी में आपको टेंशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। जो ये मानव हृदय है, मानव कोष्ठ यानी चैम्बर, मानव मतलब समझ लिए रूम, एक तरीके से जगह, कितने रूम बने होते हैं। जैसे आपके घर में कितने रूम है, उसी तरीके से हृदय में कितने कोष्ठ हैं, कितने चैम्बर हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि 4 गो नाम दिख रहा है, 4 नाम दिख रहा है ना, तो 4 कोष्ठक होते हैं। एक तरफ दाहिनी तरफ अलग, बायां तरफ अलग। दाहिनी तरफ में ऊपर वाले को राइट एट्रियम कहते हैं, नीचे वाले को राइट वेंट्रिकल। देखिए ऊपर वाला एट्रियम कहलाता है, नीचे वाला वेंट्रिकल कहलाता है। एक बार मैं ध्यान से समझा देता हूँ, ध्यान से गौर से देखिए। जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको हम लोग एट्रियम कहते हैं, और जो लेफ्ट साइड में है उसको लेफ्ट एट्रियम कहेंगे, जो राइट साइड में उसको राइट एट्रियम कहेंगे। उसी तरीके से हिंदी में कि लेफ्ट एट्रियम को हम लोग लेफ्ट यानी क्या, बायां आलिंद, एट्रियम को हिंदी में आलिंद कहते हैं और वेंट्रिकल को नीलय कहते हैं। ठीक है, तो इसको कहेंगे क्या, बायां आलिंद, दायां आलिंद। ये नीचे वाला हो गया वेंट्रिकल, वेंट्रिकल तो लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट वेंट्रिकल, हिंदी में बोले तो बायां साइड में तो बायां नीलय और दायां साइड में तो दायां नीलय। ठीक है, तो टोटल 4 चैम्बर हैं। कौन कौन से चैम्बर हैं वो आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि राइट लेफ्ट साइड में लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर क्या कहते हैं राइट साइड में राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऑरिकल भी बोला जाता है, एट्रियम भी बोला जाता है, तो मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, इसलिए आप लोग फोकस मत कीजिएगा, दोनों मतलब फोकस करना है कि एट्रियम भी बोला जाता है और ऑरिकल भी बोला जाता है। ठीक है, कोई कभी कभी यूज हो जाता है वर्ड ऑरिकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में हृदय का कार्य है। भैया मानव शरीर में जो हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है, यानी एक तरीके से पंप करता है ताकि रक्त, जैसे ये हृदय है इस तरीके से हृदय का संरचना बनाया जाता है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा मैंने हृदय का संरचना बनाया। जो हृदय का संरचना है वो हृदय क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। तब क्या कि जैसे कि यहाँ पे ब्लड है, उस ब्लड को बॉडी के अन्य भाग में पहुँचा सके। ठीक है, और इधर से खराब खून आता है, मतलब ब्लड का सर्कुलेशन समझाने में टाइम लगेगा, वो मैं किसी एक स्पेशल वीडियो में समझाऊंगा। ब्लड सर्कुलेशन में लगभग 20 से 25 मिनट का टाइम लगेगा, मैं समझा दूंगा। एक एक ऐसा फील आएगा कि शरीर में रक्त कैसे आता है, कहाँ से निकलता है। अभी उतना समय नहीं है, उतना क्वेश्चन नहीं आता, वो फीलिंग के लिए समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी जो क्वेश्चन आएगा मैं इतना बता दूं कि जो दिल धड़कता है इस तरीके से, इधर से भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो मानव शरीर में जो हृदय का कार्य है वो क्या है, पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का विशालतम धमनी, जो शरीर का सबसे, बताया था ना मैंने कि धमनी और शिरा दो तरीके का रक्त को बहने के लिए नली होता है। धमनी में शुद्ध रक्त होता है और शिरा में अशुद्ध रक्त। तो जो धमनी है वो धमनी में भी क्या होता है, सबसे विशालतम यानी सबसे भयानक धमनी, जो सबसे बड़ी धमनी हो उसको हम लोग ऑर्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? AORTA, महाधमनी। हिंदी में बोले तो महाधमनी और इंग्लिश में बोले तो ऑर्टा। याद रखिए, आपको हिंदी में भी ऑर्टा लिख देगा तो आपको टिक करना है। हिंदी वाले बच्चे को यही परेशानी है कि उसको इंग्लिश भी याद रखना पड़ता है और हिंदी भी याद रखना पड़ता है। और इंग्लिश वाले बच्चे तो भैया उनमें तो कभी महाधमनी नहीं लिखेगा, जब भी लिखेगा तो ऑर्टा लिखेगा। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग बायोलॉजी जब भी पढ़िए तो प्रीफर जरूर इंग्लिश में पढ़ने का कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? एक वयस्क यानी एडल्ट आदमी में जो रक्त होता है बॉडी में कितना होता है? लगभग तो 5 से 6 लीटर खून होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर खून एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रुधिर का पीएच मान। रुधिर यानी रक्त को ही बोला जाता है। रुधिर किसको बोला जाता है? रक्त को ही। जो रक्त का पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। इसलिए मानव का जो रुधिर है वो कैसा नेचर शो करता है? बेसिक नेचर शो करता है, यानी हिंदी में बोले तो क्षारीय नेचर शो करता है। क्या शो करता है? क्षारीय नेचर शो करता है। क्या है? एक प्रकार का वो क्षार है। तो आपको ध्यान रखना है कि बेसिक इंग्लिश में बोले तो बेसिक, जिसको हम लोग एसिडिक बेसिक होता है ना, यदि पीएच 7 से कम है तो वो एसिडिक होता है, लेकिन ये पीएच 7 से ज़्यादा है तो ये बेसिक है। और हल्का सा मात्र 0.4 बेसिक है, इसलिए इसको बोला जाता है लिटिल बिट बेसिक, यानी हल्का क्षारीय, थोड़ा क्षारीय होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्षारीय नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में रुधिर बैंक का काम कौन करता है? ब्लड बैंक का काम कौन करता है? तो स्प्लीन। आपको एक फिगर में सब चीज़ नहीं समझिए। देखिए ये क्या है? हमारा अमाशय। ये क्या है? हमारा अमाशय। और अमाशय के पीछे में कुछ एक इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है जो कि आपको दिख रहा होगा, उसको हम लोग स्प्लीन कहते हैं, हिंदी में प्लीहा कहते हैं। वही प्लीहा, स्प्लीन, जिसको हम लोग और एक भाषा में क्या और एक नाम देते हैं? तिल्ली। क्या? तिल्ली, प्लीहा, या फिर हिंदी में इंग्लिश में बोले तो स्प्लीन। ये क्या काम करता है? हमारे बॉडी का ब्लड बैंक के रूप में काम करता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त प्लाज्मा में पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो जो ब्लड प्लाज्मा है, प्लाज्मा ब्लड का जो बहुत सारे, देखिए ब्लड को दो भाग में बांटा जाता है, एक ब्लड प्लाज्मा, एक ब्लड कॉर्पोजल्स। ब्लड कॉर्पोजल्स में आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। तो ये जो ब्लड प्लाज्मा है वो किससे बना होता है? तो ब्लड प्लाज्मा जो मैक्सिमम 90 to 92% यानी 90 से 92% जो होता है वो पानी होता है। देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। क्या मिसप्रिंट हुआ है? कि भैया 90 से 992 लिखा गया है। टाइपिंग मिसप्रिंट होता है। टाइपिंग साहब ऐसा क्यों करते हैं आप? चलिए अब तो क्लियर हो गया ना कि ये जो 90 से 92% पानी होता है। कितना होता है? 90 से 92% होता है पानी। मानव रक्त प्लाज्मा में जो पानी का प्रतिशत मात्रा होता है 90 to 92%। कोई मैटर नहीं करता है, 91 to 92 भी बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? मैक्सिमम बच्चे फंसेंगे, कोई एक ऑर्गन मारेंगे। भैया फेफड़ा भी रक्त का शुद्धिकरण का काम करता है। O2 CO2 छांटता है, जो फेफड़ा ही छांटता है। यकृत भी हमारे ब्लड का फिल्ट्रेशन, डिटॉक्सिफिकेशन करने में काम देता है। फिर किडनी भी हमारे ब्लड को फिल्टर करने में मदद करता है। तो इनमें से सभी ये तीनों ऑर्गन हमारे बॉडी में जो है ब्लड को फिल्टर करते हैं, वो फेफड़ा है, यकृत है और किडनी है। तो ये तीनों आपको ध्यान रखना है कि रक्त का जो शुद्धिकरण होता है इस तीनों में होता है। फेफड़ा में भी होता है, यकृत में भी होता है, किडनी में भी होता है। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो चलिए आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा? मेरे ख्याल से बहुत अच्छा लग रहा होगा। मैं जितना हो सके उतना तोड़ के पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, उतने आसान भाषा। देखिए एक शिक्षक होता है ना, मैं भारी भारी वर्ड यूज करके बहुत हैवी लैंग्वेज, मैंने भी काफ़ी पढ़ाई कर रखी है। इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने बायोलॉजी पढ़ा है और हिंदी भी मैं पढ़ता हूँ। मेरे 10th तक मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ी थी, इसलिए मुझे हिंदी भी समझ में आ जाता है। तो मैं बाइलिंगुअल पढ़ता हूँ। तो मैं चाहता तो भाई हार्ड वर्ड में फेंक देता, मतलब बोले जाता, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है बस बोले जा रहा है। लेकिन नहीं भैया, एक पढ़ाने का तरीका ये होता है कि मैं जितना बोलूँ वो आपको कम से कम 80% तो जरूर समझ में आना चाहिए। 100% तो पता नहीं, कुछ ही बच्चों को समझ में आता होगा, लेकिन अगर आपको 80% भी समझ में आ रहा है यानी मतलब आप सही लाइन पे हैं। इससे आसान भाषा मेरे ख्याल से नहीं हो सकता है और मैं कोशिश भी करता रहूँगा कि एकदम तोड़ के पढ़ाऊँ। ठीक है, तो चलिए आपको बता दें कि उदित फार्मेसी क्लासेस प्ले स्टोर पे ऐप है। इस ऐप पे आपको
आपको फार्मेसी से रिलेटेड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हर कोर्स अवेलेबल है, और आपके डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम का बेसिक सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। वहाँ पे आपको हैंड रिटेन नोट्स हैं, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू हैं और मॉडल पेपर भी हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, चाहे वो इवेंट ग्रुप्स हैं या E2 ग्रुप्स हैं, हर सब्जेक्ट के लिए है। तो आप जाके अगर लेना चाहते हैं तो 300 प्राइस है, आप जाकर के ले सकते हैं, थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा आपका। अब तो टाइम भी कम है, और अगर कोई दिक्कत है तो इस नंबर पे कांटेक्ट आप करके बात कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी के लेक्चर 4 में। आप लोग वीडियो को फटाफट लाइक, टारगेट 125 है, कंप्लीट कीजिए, और मिलते हैं लेक्चर 4 में।